सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि बीए प्रथम वर्ष से संबंध रखता होगा, अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। ओके, तो हम चर्चा करेंगे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अर्थात योगदान क्या था किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इंग्लिश जो इंडियन इंग्लिश राइटिंग है उसमें क्या योगदान रहा है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेकर के एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है, प्रश्न आपसे बन सकता है, प्रश्न भी हमने इसमें इंक्लूडेड रखा है कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, उसके बाद में उसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेंगे, इसको बताने का प्रयास रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सेशन में आ गए हैं तो लगातार बने रहेगा और सेशन में बड़ा ही आनंद आएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा आपको डर लगता है कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, अंग्रेजी का डर आपका दूर होगा, क्योंकि अंग्रेजी को आपको हिंदी के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, हम कंट्रीब्यूशन समझेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ओके, साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन के साथ ही साथ मैं रविन्द्रनाथ जी टैगोर के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ था, मेरे प्यारे दोस्त आपको बता दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 7 मई को हुआ था। आप नोट डाउन करते रहेगा, जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था भाई, जो है जन्म जो हुआ था, जो इनका जन्म जो हुआ था वो अगर आप इस एग्जाम से प्रश्न पूछे ऑब्जेक्टिव वालों कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 7 मई के दिन हुआ था। मई और जो है ईयर कौन सा आप ले सकते हैं, 1861। 1861 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। पहले कलकत्ता था ब्रिटिश शासनकाल में, और अब जाकर के वो क्या हो गया, कोलकाता हो गया। तो 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में जन्म लेते हैं, इनका बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था किसका, जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और इनकी बात की जाए तो मृत्यु जो हुई थी इनकी 7 अगस्त। मृत्यु कब हुई थी भाई, 7 अगस्त का जो है दिन था। 1941 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, अर्थात देश आज़ाद होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका व्यवसाय क्या है, इनका व्यवसाय की बात की जाए तो ये जो है कवि भी हैं, लेखक भी रहे हैं, नाटककार हैं, संगीतकार भी रहे हैं, ये चित्रकारी भी इन्होंने की है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनकी भाषा जो थी कैसी थी, भाषा इनकी भाई कैसी थी, इनकी भाषा जो है बांग्ला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग ये करते थे। ठीक, और भी आपको अगर इनके बारे में बताना चाहूँ तो इनके पिता का नाम क्या था भाई, इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था, देवेंद्र टैगोर। जो है इनका क्या नाम था भाई, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, किसी भी नाम से आप बोलो। इनको जो है गुरुदेव भी कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि भी दी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात की जाए तो इनको सम्मान में भी साहित्य के लिए, मतलब अंग्रेजी साहित्य के लिए, मतलब साहित्य के लिए हर एक साहित्य में मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में जो है एक नोबल पुरस्कार मिलता है। तो साहित्य के लिए इनको नोबल पुरस्कार दिया गया है, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया है। किस रचना के लिए, गीतांजलि रचना जो इनकी है, उस गीतांजलि रचना के लिए 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में गीतांजलि रचना के लिए इनको साहित्य में नोबल पुरस्कार से नवाजा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इनका विवाह मेरे प्यारे दोस्तों 1883 ईस्वी में हो जाता है। कब हो जाता है, 1883 में इनका विवाह हो जाता है। किसके साथ होता है, 1883 ईस्वी में इनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ होता है। किसके साथ, मृणालिनी देवी उनका नाम है, उनके साथ विवाह इनका हो जाता है, मैरिज हो जाती है। और जो है इनकी मृणालिनी जो देवी जी थी, इनकी जो पत्नी थी, इनका जन्म 9 मार्च को हुआ था 1874 में, और मृत्यु हुई थी 23 नवंबर 1902 ईस्वी को। ओके, ये बात इनके पत्नी से संबंधित हमने बता दी। इनकी 5 लड़के थे, मतलब कि 5 संतानें थी, लड़के नहीं कहना उचित होगा। इनकी 5 संतानें, जिनकी मतलब जो 2 हुए थे बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से इनकी चीज़ें हमने आपको बता दी। इनकी आरंभिक शिक्षा जो हुई है सेंट जो है जेवियर स्कूल से हुई है, सेंट जेवियर स्कूल से हुई है। और उसके बाद में लंदन से इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की जो है पढ़ाई भी करी, मतलब की, लेकिन जो है डिग्री इनकी पूरी नहीं हुई थी, और बिना डिग्री लिए ही 1880 ईस्वी में ये जो है बिना डिग्री के ही जो है अपने देश भाग आते हैं। और 1883 में इनकी शादी हो जाती है मृणालिनी देवी के साथ। ओके, ये बात क्लियर हो गई। और इनकी बात की जाए, इनकी गीतों की संख्या कितनी, इन्होंने लगभग और लगभग 2230 गीतों की रचना करी है। कितनी, किसके गीत, कितने गीत भाई, 2230 गीतों की रचना लगभग इन्होंने करी। किसने, तो इनका क्या नाम है भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, उनको, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, बताइए आप तो सॉरी उसके लिए।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी 2230 गीतों के रचयिता, मतलब 2230 गीतों की रचना इनकी जो है मानी जाती है। और 1915 ईस्वी में जो है इनको राजा जॉर्ज पंचम ने क्या किया था, जो इंग्लैंड के थे राजा, मतलब कि जॉर्ज पंचम, उन्होंने इनको नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। क्या कहा था, नाइटहुड की पदवी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है उससे नवाजा था। लेकिन 1919 में एक कांड हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस वाले हमारे छात्र पता होगा, 1919 में कौन सा कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो चल रहा था, क्या चल रहा था कि जो है मतलब कि सारी की सारी उपाधियां जो ली गई हैं वो वापस करो। तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी क्या कर दी थी, अपनी उपाधि को वापस दे दी थी, मतलब अपनी उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही क्या हो जाता है, एक जो है आंदोलन शुरू होता है। तो आपको सभी को पता होगा, हमने सारा आंदोलन आपको पढ़ा दिया। तो ये चीज़ थी इनके मतलब कि इनके जीवन से संबंधित, जो कि हमने आपको बता दी। अब प्रारंभ करते हैं हम कंट्रीब्यूशन के बारे में और चर्चा करते हैं कुछ अंग्रेजी में जो है आपके समक्ष लिखने का प्रयास, उसके बाद में आपको समझाने का प्रयास। यहाँ पर देखेंगे आपके जो है इकाई का नाम क्या है, इकाई 1 है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये जो है आपकी इकाई का नाम है। पेपर जो है चैप्टर आपका कौन सा, चैप्टर 1 ये आप बोल सकते हैं, चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 का नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री, मतलब कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या बन सकता है कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, अर्थात क्या जो है योगदान है, कंट्रीब्यूशन है किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, किसमें, इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग मतलब क्या होता है कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य में, भारतीय अंग्रेजी लेखन में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान रहा है, डिस्कस इन ब्रीफ। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए, मतलब संक्षेप में उत्तर बताए। संक्षेप क्या, ब्रीफ माने होता है जो है मतलब जो है विस्तार से वर्णन करें। कहने का मतलब यहाँ पर डिस्कस इन ब्रीफ मतलब कि अंदर से गहराई से इसका अध्ययन करें, ठीक, बताने का प्रयास करें। चलिए, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, या फिर चैप्टर को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है, तो इसके आंसर को हम समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे साथी भाई बहन जुड़ रहे हैं, फटाफट से जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रविंद्रनाथ, क्या भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर इज एन सेलिब्रेटेड नेम इन द स्फीयर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इज आ सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड माने होता है एक प्रकार से मतलब कि इनका नाम जो है जाना पहचाना लगता है, सेलिब्रिटी हैं ये। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज सेलिब्रेटेड नेम इन द स्फीयर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अर्थात अंग्रेजी साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, मतलब कि अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है एक जाना माना सा नाम है। हिज क्रिएटिव जीनियस इज सो मच जो है अकाउंटिंग एंड हिज लिटरेरी आउटपुट इज सो मच रिच एंड वेरिएड दैट द फ्रेज मायर्ड माइंडेड which मैथ्यू आर्नाल्ड हैड यूज्ड फॉर शेक्सपियर। यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि इनकी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो रचनात्मक प्रतिभा है, यहाँ पर देखेंगे हिज क्रिएटिव जीनियस इज सो मच अकाउंटिंग, मतलब इनकी जो रचनात्मक प्रतिभा है, इतनी अधिक लेखांकन है, इतनी अधिक इसके बारे में हमको जो है जानकारी मिलती है अलग अलग स्थानों पर जो है, एंड मतलब और हिज लिटरेरी आउटपुट इज सो मच रिच, मतलब इनका जो साहित्यिक योगदान है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, समृद्ध है। सो मच रिच मतलब समृद्ध है बहुत ज़्यादा, एंड वेरियड माने क्या है, विविध है। समृद्ध विविध माने क्या होता है, वेरियड माने होता है अलग अलग प्रकार के हैं, रिच माने होता है समृद्ध है। तो इनका जो है क्या है भाई, साहित्यिक योगदान है, साहित्य में जो योगदान है, चाहे किसी भी साहित्य में हो, बांग्ला साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, किसी में भी हो, इनका साहित्य में क्या है, बढ़िया योगदान है, समृद्ध है और विविध किस प्रकार से है। और इसीलिए क्या होता है, वेरिड द फ्रेज, मतलब द फ्रेज माने होता है यहाँ पर दैट द फ्रेज, यहाँ पर एक कथन कहा गया है, वो किसने कहा है, मैथ्यू आर्नाल्ड महोदय ने, हैड यूज्ड फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर के संबंध में, शेक्सपियर को एक वाक्यांश कहा था, एक जो है बात कही थी किसने, मैथ्यू आर्नाल्ड ने शेक्सपियर को कहा था मैरिड माइंडेड। मैरिड माइंडेड का मतलब होता है असंख्य दिमाग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास असंख्य दिमाग हो, उसको कहा था किसको, शेक्सपियर के लिए असंख्य दिमाग, मायर्ड माइंडेड शब्द का प्रयोग किया था किसने, मैथ्यू आर्नाल्ड ने। और यही बात अगर हम लागू करें किस पर भाई, लागू करें द फ्रेज व्हिच मैथ्यू आर्नाल्ड हैड यूज्ड फॉर शेक्सपियर, आगे
अब इसकी अगला जो पॉइंट है, कैन मतलब ही एप्टली बी यूज्ड फॉर हिम आल्सो, मतलब इनके ऊपर अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर ये बात अगर हम अप्लाई करें कि असंख्य दिमाग इनके पास है, तो कोई जो है ये बात जो है अस्वीकार नहीं हो सकती है, बिल्कुल स्वीकार होगी। इनके लिए इस्तेमाल किया सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उनके लिए भी उपयुक्त रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो है मायर्ड माइंडेड शब्द का। आगे देखते हैं, ही ओन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913, मतलब कि सॉरी 19 जो है 13 ही बोल सकते हैं इसको, 13 ही है, 1913, फॉर हिज इमोर्टल पोएटिक वर्क गीतांजलि। मतलब ही वॉन, मतलब उन्होंने जीता, क्या जीता, नोबेल प्राइज, किस पर, फॉर किसके लिए, लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए, किसमें, लिटरेचर में, किसमें, 1913 में, 1913 में किसमें, साहित्य का जो है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता, कब, 1913 ईस्वी में, फॉर किसके लिए, मतलब हिज इमोर्टल, इमोर्टल माने होता है अमृत, मतलब कि एक प्रकार से जो अमर चीज है जिसको कहते हैं अमर, माने इमोर्टल माने क्या होता है, अमर, तो उसकी उनकी जो अमर कृति है ना, वो अमर कृति कौन सी है, अमर पोएटिक, अमर पोएटिक यहाँ पर लिखने का मतलब यहाँ पर यह है कि अमर पोएटिक मतलब जो उनकी अमर कृति है ना, अमर जो उनकी रचना है, उसका मतलब कि जो गीतांजलि नाम की रचना है, उस पर इनको 1913 ईस्वी में क्या मिला, नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा आपके समक्ष है, बेसिड्स बेइंग अ ग्रेट यूनिवर्सल पोएट, मतलब कि एक महान सार्वभौमिक कवि होने के अलावा, ये क्या है, बेसिड्स बेइंग अ ग्रेट यूनिवर्सल पोएट, द जीनियस टैगोर इज आल्सो नोबलिस्ट। ये क्या है भाई, एक मतलब कि एक महान सार्वभौमिक कवि होने के साथ ही साथ ये एक मतलब कि जो प्रतिभाशाली टैगोर हैं, वो एक उपन्यासकार भी हैं, आल्सो अ नोबलिस्ट। ड्रामे मतलब कि ड्रामिस्ट, ड्रामिस्ट माने होता है नाटककार, ये नाटककार भी हैं। और शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, अर्थात एक लघु कथा लेखक भी हैं। और जो है म्यूजिकियंस, मतलब कि एक संगीतकार भी हैं, ये म्यूजिशियन भी हैं। म्यूजिशियन माने जादूगर होता है, मतलब कि जादूगर होता है, इसको दूसरे तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस उतना सही मेरा ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो आप लोग इसको देखेंगे। इसका मतलब जो है क्या होता है भाई, जो संगीतकार होता है उसका मतलब यही मतलब होता है, म्यूजिकियंस, ओके, म्यूजिकियन। अगला है आपका फिलोसाफर, फिलोसाफर माने होता है दार्शनिक, तो ये एक दार्शनिक भी है, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक भी हैं। नोबलिस्ट माने होता है जो है एक मतलब कि क्या है भाई, एक जो है उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, लघु कथाकार हैं और संगीतकार हैं। फिलोसाफर अर्थात दार्शनिक हैं। पेंटर माने होता है चित्रकार भी हैं ये, ठीक है, पेंटर माने क्या होता है, चित्रकार भी हैं। मतलब कि एजुकेशनलिस्ट हैं, मतलब कि शिक्षाविद भी हैं। एजुकेशनलिस्ट माने शिक्षाविद होता है। रिफॉर्मर माने क्या होता है भाई, रिफार्मर माने होता है सुधारक, रिफार्मर माने क्या होता है, सुधारक, तो ये एक समाज सुधारक भी रहे हैं। एंड क्रिटिक, और क्रिटिक माने होता है आलोचक, इन इवरी फील्ड एंड हैड अर्नड अ नाइच फॉर हिमसेल्फ, ये जो है अन्य क्षेत्रों में, तो अन्य क्षेत्रों में क्या, हर क्षेत्र, अन्य क्या, हर क्षेत्र में क्या रहे भाई, हर क्षेत्र में आलोचक भी ये हैं, और जो है साथ ही साथ और उन्होंने अपने लिए एक खास जगह भी हर एक क्षेत्र में अर्जित करी है। तो हर एक क्षेत्र में उन्होंने एवरी फील्ड एंड जो है हैड अर्नड, अर्नड माने होता है अर्जित करी है, क्या, आ नाइट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक स्थान, जगह, मतलब कि एक जगह बना ली है हर एक चीज़ों में, इन सभी चीज़ों में, ठीक, जो हमने अभी भी आपको बताया, नोबलिस्ट, ड्रामा के क्षेत्र में, नोबल के क्षेत्र में, शॉर्ट स्टोरी के क्षेत्र में, चित्रकार के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, इन सभी के रूप में, ओके। आगे समझते हैं, आगे है भाई, द सेटिंग ऑफ हिज नोबल, द सेटिंग ऑफ हिज नोबल रिप्रेजेंटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उनके पास मतलब उनके उपन्यास की ऐसी सेटिंग है, ऐसी प्रतिनिधि है, मतलब कि एक प्रकार सेटिंग प्रतिनिधि उनकी ठीक ठाक है और चिंतनशील है। तो उनके उपन्यास की सेटिंग जो है प्रतिनिधित्व करती है और चिंतनशील भी रही है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, चिंतनशील माने रिफ्लेक्टिव माने चिंतनशील है, रिप्रेजेंटेटिव माने होता है प्रतिनिधित्व करती है ये। आगे देखिएगा, दियर करेक्टर्स, मतलब इसके करेक्टर्स मतलब उनके पात्र नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक है, रियलिस्टिक अर्थात यथार्थवादी हैं, फुल ब्लूडेड, फुल ब्लूडेड माने होता है पूर्ण रक्त से युक्त है, अर्थात ठीक ठाक है, मतलब जिस तरीके से चाहिए, मतलब कि ज्वलंत है, ठीक ठाक है, ठीक। एंड लाइफ लाइक, लाइफ लाइक माने होता है जीवन जो है समान, लाइफ लाइक मतलब कि जीवन के समान या जीवन के जैसे, इस प्रकार से लगते हैं कि जीवंत हों, मतलब कि एक प्रकार से समझिए, ठीक।
आगे समझिए, द जो है सोशियो रिलीजियस कल्चर ऑफ बंगाल इन जो है ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड इन हिज नोबल्स। द सोशियो रिलीजियस माने क्या होता है भाई? सोशियो रिलीजियस माने क्या होता है बताने का प्रयास करें फटाफट से। सोशियो माने होता है सामाजिक, रिलीजियस माने होता है धार्मिक। तो मतलब इनके उपन्यासों में बात की जाए तो इनके उपन्यासों में सोशियो रिलीजियस कल्चर अर्थात सामाजिक धार्मिक संस्कृति को शानदार ढंग से ब्रिलियंटली जो है पोर्ट्रेयड इन हिज नोबल्स, इनके उपन्यासों में बंगाल की सामाजिक धार्मिक संस्कृति को शानदार ढंग से चित्रित या प्रस्तुत किया गया है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आगे समझते थोड़ा सा। अगला मुद्दा आपके समक्ष आ चुका है। समझ में आ रही बातें ना? जहां ना समझ में आएगा बोल दीजिएगा मेरे भैया कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में आ रही बातें? आगे समझते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम से प्रश्न पूछेगा ये क्या कंट्रीब्यूशन है, आप यही सब लिख दीजिएगा, आपको पूर्ण नंबर मिलेगा। चलिए अगला आगे पॉइंट देखिएगा। थ्रो हिज नोवेल्स हिज ब्रिंग आउट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन्स ऑफ हिज एज। थ्रू हिज नोवेल्स, उनके उपन्यासों में बंगाल की सांस्कृतिक सामाजिक ये सब तो मिलती ही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से क्या किया है? थ्रू हिज नोवेल्स, अपने उपन्यासों के माध्यम से ही ब्रिंग्स आउट सम ऑफ, कुछ और प्रॉब्लम्स। कैसी प्रॉब्लम्स? जो कि कहा उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से अपने युग की सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन्स ऑफ हिज एज, मतलब अपने युग की जो महिलाओं की कुछ समस्याएं थी, नारी की जो कुछ समस्याएं थी, उनको अपने उपन्यासों में इन्होंने क्या करा है? उजागर करा है, चित्रित करा है या बताया है उसके बारे में। थ्रू हिज नोवेल्स, उन्होंने अपने उपन्यासों में ही ब्रिंग आउट सम ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन ऑफ हिज एज, अपने समय के, अपने काल के, अपने युग के जो प्रॉब्लम्स थी, किसकी? नारियों की, महिला स्थिति की, उसके बारे में, कुछ स्थितियों के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में अपने नोवेल्स में उजागर किया है, ब्रिंग किया है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। आगे समझते हैं। अगला पॉइंट आपका है, अगला स्टैंजा देखिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुमेन रिलेशन आर पोर्ट्रेड एंड जो है एनालिसिस्ड थ्रू द डिफरेंट सोशल सेटिंग्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कह रहे हैं यहाँ पर इसका हिंदी मतलब ये निकलेगा आपका, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन रिलीजन। डिफरेंट काइंड माने होता है विभिन्न प्रकार के, क्या? विभिन्न सामाजिक। डिफरेंट जो है क्या है? द डिफरेंट सोशल सेटिंग्स, क्या हाँ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस आर पेट्रेड एंड एनालाइज्ड थ्रू द डिफरेंट सोशल सेटिंग्स, अर्थात विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं, सेटिंग माने व्यवस्था। ओके, तो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो मानवीय संबंध होते हैं ना, तो सामाजिक व्यवस्थाओं के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के मानवीय संबंध होते हैं उनको चित्रित और विश्लेषित किया जाता है। ये इसका मतलब होता है हिंदी में, और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं पे इनके निबंधों में लागू होती है। ये बात यहाँ पर जो है बताने का प्रयास किया जा रहा है आपको। ओके, आगे समझते हैं। सम ऑफ हिज नोवेल्स, इनके कुछ नोवेल में, क्या? सम ऑफ हिज नोवेल्स, अर्थात उनके कुछ उपन्यास जो हैं क्या करते हैं? सम ऑफ हिज नोवेल्स मतलब उसके मतलब उनके कुछ उपन्यास जो हैं डील, क्या भाई लिखा है? डील विथ द मॉडर्न प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड द इंटरेस्ट इन जो है देम जो है सेंटर्स राउंड द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, मतलब कि करेक्टर्स अंडर द जो है कॉम्पेलिंग स्ट्रेस ऑफ सरकम मतलब कि सरकमटेंसेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सम ऑफ द नोबल डील, उनके उपन्यासों में सम ऑफ द नोबल डील विथ द मॉडर्न प्रॉब्लम्स ऑफ, तो यहाँ पर उनके कुछ उपन्यास हमारे समाज की जो आधुनिक समस्याएं हैं, जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं, उनसे संबंधित हैं। ओके, तो सम ऑफ हिज नोवेल्स डील विथ द मॉडर्न प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी, कुछ उनसे संबंधित हैं। और क्या है भाई? और एंड माने और द इंटरेस्ट इन थीम देम, हमने बोल दिया क्या? नहीं, देम ही लिखा है। द इंटरेस्ट इन जो है देम सेंटर्स राउंड द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट,
ऑफ करेक्टर्स अंडर द कंपेलिंग स्ट्रेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनमें रुचि परिवर्तन मतलब रुचि परिस्थिति के हिसाब से, द इंटरेस्ट माने रुचि होता है, दम सेंटर्स माने जो उनकी परिस्थितियां होती हैं उनके हिसाब से। तो उनमें जो इनके उपन्यास हैं, जो नोवेल्स हैं, उनमें रुचि और परिस्थितियों के सम्मोहक तनाव के तहत या उनके सम्मोहक तनाव के हेतु राउंड द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सम्मोहक तनाव के तहत पात्रों के जो पात्रों के मनोवैज्ञानिक क्या किए गए हैं, मनोवैज्ञानिक विकास के इर्द गिर्द जो है केंद्रित हैं। कंपेलिंग स्ट्रेस आप जो है सरकमटेंशन मतलब सरकमस्टेंशन मतलब उनके इर्द गिर्द जो है, जो उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, किसके, उनके पात्रों के। ठीक है, ये कहने का मतलब आगे समझते हैं। टू हिज क्रेडिट, टू हिज क्रेडिट उनके श्रेय के लिए, किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के श्रेय के लिए, दियर इज अ लॉन्ग लिस्ट, क्या, दियर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोएम्स एंड प्लेज बोथ इन बंगाली एंड इंग्लिश व्हिच हैड मेड हिज प्लेस एमंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर्स इन जो है राइटर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है उनके श्रेय के लिए बंगाली में दियर हिज लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोएम्स एंड प्लेज बोथ इन बंगाली एंड इंग्लिश। तो बंगाली में मतलब उनके श्रेय के लिए बंगाली और अंग्रेजी दोनों में कविताओं और नाटकों, पोएम्स एंड प्लेज मतलब चाहे पोएम हो कविता हो और चाहे प्लेज हो अर्थात नाटक हो, चाहे उनकी कविताएं हो चाहे नाटक हो, उनकी एक लंबी सूची हमारे सामने आती है। मतलब अंग्रेजी में भी, बंगाली के भी साथ ही साहित्य की भी बात करें तो उसमें क्या बताएगा, हैड हुईच हैड जिसमें, हुईच हैड जिसने क्या किया है, दुनिया मेड हिज प्लेस एमंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर मतलब दुनिया के जो महानतम लेखक ग्रेटेस्ट राइटर हैं उनमें अपनी जगह बना ली है, किसमें, जो है उनके श्रेय के लिए मतलब उनको उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को इतना दिया है कि उसके लिए जो है दुनिया के अगर जो है महानतम लेखकों की बात की जाए तो उनमें इनकी जगह पक्की है एकदम से कि ये रहेंगे। ठीक, एक विद्वान है उन्होंने कहा इनके संबंध में, इन जो है लेंगर, लेंगर एक व्यक्ति है, एक विद्वान है, लेंगर कहते हैं, लेंगर इनके संबंध में कहते हैं लैंड जो है लैंगस वर्ड्स, इन लैंगर्स वर्ड मतलब लैंगर्स के शब्दों में। यहाँ पर देखेंगे इनका एक कथन है, यहाँ पर ये डबल इनवर्टेड कामा से शुरू हुआ है और यहाँ पर डबल इनवर्टेड कामा में समाप्त हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा इनका कथन है। क्या कथन है, इसको पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी में, फिर हिंदी में आपको समझाएंगे। ठीक है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, एज द ईयर्स पास्ड, क्या, एज द, पहले एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद में धीरे धीरे समझते हैं। एज द ईयर्स पास्ड ही बिकम मोर एंड मोर अ लेजेंडरी फिंगर्स मतलब कि फिगर इन हिज फॉलोइंग बेस्ड एंड जो है इमेकुलेट व्हाइट रोब्स ही वाज ट्रूली इन द लाइन ऑफ द ग्रेट ऋषि ऑफ उपनिषेदिक टाइम्स and indeed he was truly in the line of the great bearing whiteness to the मतलब true reality saying the way showing it to others। इसकी हम जो थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं जो टूटी फूटी भाषा में। देखिए, as the years passed, एज द ईयर मतलब कि ईयर मतलब ईयर्स पास्ट, जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, एज द ईयर्स पास्ड जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ही बिकम मोर एंड मोर, मोर एंड मोर मतलब कि वह अधिक से अधिक, अ लेजेंडरी एक महान, फिगर इन हिज फॉलोइंग वेड एंड ई जो है मतलब कि इमाक्ल्यूट व्हाइट रोब्स ही वाज ट्रूली इन द लाइन ऑफ द ग्रेट ऋषि ऑफ उपनिषद टाइम मतलब जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वह अधिक से अधिक एक महान व्यक्तित्व बनते चले गए, लेजेंडरी फिगर। ओके, इन हिज फॉलोइंग बीड मतलब उसके बाद में क्या हुआ, अपने बहते मन के, इन हिज फॉलोइंग बीड मतलब अपने बहते मन के, और एंड इमेकुलेट, इमेकुलेट माने होता है, इमेकुलेट माने होता है बेदाग, व्हाइट माने होता है सफेद, रोब्स माने होता है कपड़े वस्त्र। तो अपने बहते मन के साथ और बेदाग सफेद वस्त्रों में
वो क्या लग रहे थे, ही वॉज ट्रूली, वो सत्यता से प्रतीत हो रहे थे, इन द लाइन ऑफ द ग्रेट ऋषि, एक महान, कैसे एक महान ऋषि की पंक्ति में थे। और कैसी महान ऋषि, उपनिषदिक काल, उपनिषदिक टाइम्स, मतलब उपनिषद के काल के, उपनिषद काल के महान ऋषि की पंक्ति में थे। महान ऋषि लगते थे बेदाग सफेद वस्त्रों में, और अपने बहते मन के साथ जो है बेदाग व सफेद वस्त्रों में एक महान व्यक्तित्व बन गए थे। कैसे कैसे, जैसे समय बीतता गया वह अधिक से अधिक एक महान व्यक्ति बन गए, जो कि उपनिषद काल के एक महान ऋषि की पंक्ति में खड़े होने के साथ लग रहे हों, एक उपनिषद जो है काल के महान ऋषि की भांति लग रहे हों। ये बात यहाँ पर कही गई। उसने कहा, किसने कहा, लेंगर कहता। आगे कहता है, एंड इंडीड ही वॉज ट्रूली इन द लाइन ऑफ द ग्रेट, बियरिंग वाइटनेस टू द ट्रून रियलिटी। आगे कहते हैं कि और वास्तव में महान, क्या कहा, और वास्तव में महान असर की पंक्ति में थे। दूसरों को इसे दिखाने का तरीका देख करके क्या हुआ, जो है सेइंग द वे शोइंग इट टू अदर्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दूसरों को इसे दिखाने का तरीका देखकर त्रिगुणात्मक वास्तविकता की साक्षी बनी ये। ओके, ट्रून रियलिटी, मतलब कि ट्रून रियलिटी, तो त्रिगुणात्मक वास्तविकता के जो है क्या बने, साक्षी बने। ये कथन है किसका, लेंगर महोदय का, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए है। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो अगली लाइन है आपकी, अगली लाइन क्या भाई, अगली लाइन आपके समक्ष आ चुकी है, देखने का प्रयास करें सभी लोग। अगली लाइन आपके समक्ष है, टैगोर नाइदर डज नार जो है अधरेस। एड्रेस माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एड्रेस माने आपका क्या होता है, पारंपरिक, एक प्रकार से जो बोल लीजिए कोई पारंपरिक चीजें हो तो वो। ठीक, तो टाइगर नाइदर डज नार जो है एड्रेस, अर्थात टैगोर ना तो पारंपरिक जो है टू द जो है कन्वेंशनल नरेटिव मेथड, ना तो वो जो है टैगोर ना तो पारंपरिक कथा पद्धति का पालन करते हैं, और नॉर डज ही यूज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब और ना ही वे जैविक फॉलो मतलब करते हैं। और उसके अंदर में जो है कंसेक्वेंटल प्लॉट माने होता है परिणामी कथानक संरचना के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। या क्या, परिणामी जो है जो कथानक होते हैं उनकी संरचना के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, स्ट्रक्चर। ओके, आगे समझते हैं। He also trees through his novels। उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से क्या किया है, ही आल्सो ट्राइज थ्रू हिज नोवेल्स। उन्होंने मतलब टैगोर जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से क्या किया, फोकस द अटेंशन ऑन सम ऑफ द बिटर ट्रूथ एंड क्रूअल कस्टम्स ऑफ द लाइफ्स एंड सोसाइटी एज वेल। मतलब उन्होंने अर्थात टैगोर ने क्या किया है, टैगोर ने अपने उपन्यासों के माध्यम से जीवन और समाज के यहाँ पर देखेंगे लिप्स एंड सोसाइटी, जीवन और समाज के क्या किया है, जीवन और समाज के मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन और समाज के कुछ कड़वे सच जो है ना, जो कुछ ट्रूली चीज़ें हैं, जो क्रूअल हैं, जो बिटर ट्रूथ हैं, उनके बारे में, मतलब कि कुछ कड़वे जो सत्य हैं उनके बारे में, जो कुछ क्रूर रीतियाँ, क्रूअल कस्टम्स जो हैं, जो क्रूर रीति रिवाज हैं, उन पर अपना ध्यान क्या किया है, केंद्रित करा है। किसके उपन्यासों में, अपने उपन्यासों में इन्होंने। आगे समझते हैं, अगली लाइन देखेंगे, हिज नोबल्स एम्यूज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उनके उपन्यास कैसे करते, क्या करते, एम्यूज माने मनोरंजन देते हैं, जो है परप्लेक्स माने क्या होता है कि भ्रमित करते हैं, एंड ब्रिंग आउट द रियल जो है लिटरेरी प्लीजर्स, मतलब क्या करते हैं भाई, और वास्तविक साहित्यिक सुखों को हमारे सामने लाते हैं। लिटरेरी जो सुख होता है, साहित्यिक जो प्लीजर्स होते हैं, सुख होते हैं, उनको हमारे सामने, वास्तविक जो सुख होते हैं, वास्तविक साहित्यिक सुख जो होते हैं, उनको हमारे सामने क्या करते हैं, ब्रिंग आउट द,
तो हमारे सामने क्या करते हैं, वो जो है सामने लाते हैं जो वास्तविक साहित्यिक सुख होते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनके उपन्यास हमको मनोरंजन देते हैं। नोबेल्स मतलब कि टैगोर नोबेल्स एमंग उनके जो नोबेल्स हैं, उपन्यास हैं, वो हमको मनोरंजन देते हैं। परप्लेक्स अर्थात हमको क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भ्रमित करते हैं। भ्रमित माने को होता है उसमें क्या बना, सस्पेंस बना हुआ है, भ्रमित करते हैं। ब्रिंग आउट द लिटरेरी प्लेजर मतलब कि हमको साहित्यिक सुखों की अनुभूति करवाते हैं, हमको वास्तविक सुखों से, साहित्यिक जो सुख है उनसे परिचित करवाते हैं। आगे समझते हैं, आगे समझिए मेरे भाई। टैगोर हिज रिटन जो है 13 नोवेल्स ऑफ विच 9 आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। टैगोर की बात की जाए तो टैगोर ने हैज रिटन 13 नोवेल्स, उन्होंने 13 जो है निबंध लिखे, सॉरी निबंध बोलो, 13 उपन्यास इनका है। कितने जो भाई, तो इनके जो है उन्होंने कितने क्या लिखा भाई, 13 उपन्यास के, टैगोर ने 13 उपन्यास लिखे कुल मिलाकर के, जिनमें से 9 जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया जिनमें से। तो जो है टैगोर हैज़ रिटन 13 नोवेल्स, इन्होंने 13 जो है उपन्यास की रचना करी है। आप हुईच उनमें से 9 उपन्यास जो है 9 आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, मतलब जो है ट्रांसलेट किए गए हैं, किसमें अनुवाद किया गया है, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो ये 13 उपन्यास इन्होंने लिखा है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। और ट्रांसलेटेड वर्क्स आर गोरा, मतलब इसमें जो ट्रांसलेट किए गए हैं ना, अनुवादित जो रचनाएं हैं इनकी, वो कौन सी है, ट्रांसलेटेड वर्क्स, मतलब जो है अनुवादित अनुवादित जो रचनाएं हैं, जिसका अनुवाद हुआ जो रचनाओं में, उनमें गोरा हो गया आपका, द होम एंड द वर्ल्ड, ये रचना भी है, द होम एंड द वर्ल्ड, 1910 में आई ये रचना प्रकाशन में। और नेक्स्ट है आपका जो है ब्रेक, द ब्रेक रचना 1921 की है। और उसके बाद में जो है विनोदिनी जो रचना है 1964 की है। एंड मेनी मोर, मतलब और भी कई अन्य रचनाएं हैं जो कि अनुवादित हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे समझते थोड़ा सा। टैगोर रोट हिज क्या, टैगोर रोट हिज टैगोर रोट हिज फर्स्ट वर्जिनल ड्रामेटिक पीस व्हेन ही वाज 20, वाल्मीकि प्रतिभा। जो है टैगोर रोट, मतलब इन्होंने लिखा क्या, हिज फर्स्ट वर्जिनल ड्रामेटिक पीस, मतलब कि इन्होंने जो पहला जो है क्या लिखा, टैगोर ने जो अपनी पहली मूल नाटकीय रचना लिखी है ना, इन्होंने जो पहली अपनी मूल अर्थात वास्तविक नाटकीय जो रचना लिखी है, मूल या मौलिक जो नाटकीय रचना लिखी है, पहली अपनी रचना, वो कब लिखी मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो 20 साल के थे। कब लिखी है, ड्रामेटिक पीस व्हेन, जब वो क्या थे, ही वाज, वो थे क्या, 20, मतलब कि 20 साल के थे जब उन्होंने ये रचना लिखी। वाल्मीकि प्रतिभा नाम की जो रचना है, वो इन्होंने पहली अपनी रियलिस्टिक मतलब कि ड्रामेटिक वर्जिनल जो है रियलिस्टिक मतलब वर्जिनल ड्रामेटिक पीस जो है लिखी, अर्थात मूल नाटकीय रचना जो है इन्होंने लिखी जब ये 20 साल के थे। 1881 में, 1861 में इनका जन्म ही होता है, 1881 में 20 साल के बाद में इन्होंने ये रचना लिखी है। आगे समझिए फटाफट से, आगे समझते हैं। एंड स्टार्टेड मतलब स्टेटेड, एंड स्टेटेड दैट हिज वर्क्स जो है साट टू जो है आर्टिक्यूट आर्टिक्यूट, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वाल्मीकि प्रतिभा, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनके कार्यों में क्या है, भावना का खेल है। उन्होंने कहा कि द प्ले ऑफ फीलिंग, मतलब इनकी हमारी रचनाओं में क्या है, भावना का खेल है। एंड नाटा एक्शन, मतलब हमारी रचनाओं में क्या है, नाट ऑफ एक्शन, मतलब कोई क्या नहीं है, कार्रवाई की विधि जो है, मतलब कि नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कार्रवाई नहीं है हमारी रचनाओं में, इन्होंने कहा। टैगोर्स जो है ड्रामाज यूज्ड मोर फिलोसॉफिकल एंड जो है एलॉजिकल जो है थीम्स, जो इनकी रचनाएं हैं, बात की जाए, मतलब इनको जो है नाट ऑफ एक्शन मतलब कि इनकी रचनाओं में बात की है, उन्होंने कहा कि उनके कार्यों में या जो उनकी रचनाएं हैं उनमें भावना का खेल और जो है नाट ऑफ एक्शन को स्पष्ट करने की जो है मांग की गई है इनकी रचनाओं में। आगे देखिएगा, अगला लाइन है आपकी क्या लाइन है कि टैगोर्स ड्रामाज यूज्ड मोर, मतलब टैगोर के नाटकों में दार्शनिक और अलंकारिक विषयों का, मतलब कि फिलोसॉफिकल एंड एलॉजिकल, एलॉजिकल माने होता है अलंकारिक, फिलोसॉफिकल माने होता है दार्शनिक। तो इनकी रचनाओं में, इनके उपन्यासों में क्या हुआ है, फिलोसॉफिकल अर्थात कुछ विचार, मतलब विचार है, दार्शनिक और अलंकारिक, इन दोनों विषयों का अधिक प्रयोग किया गया है जो है थीम्स, मतलब एलॉजिकल थीम्स, इस पर ज़्यादा लिखा गया है। ओके, मोर माने होता है अधिक, यूज माने प्रयोग किया गया है, किसके ड्रामा में, किसके, टैगोर्स के, मतलब कि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के।
टैगोर्स माने यहाँ अपस्ट्रॉफी मतलब लगा है, इसका मतलब ये है कि टैगोर्स का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के प्लेज माने होता है नाटक, ठीक है। तो टैगोर के नाटक भाई क्या आल्सो आर इम्पोर्टेंट टू बंगाली लिटरेचर, मतलब टैगोर के जो नाटक हैं वो क्या है मेरे पास, टैगोर के नाटक बंगाली साहित्य के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बंगाली साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, ओके, ध्यान रखेंगे। नाटक जो है, जो टैगोर के नाटक हैं वो बंगाली साहित्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे समझते हैं। ऑल ऑफ हिज प्लेज हैव बीन रिपीटेडली स्टेजेस एंड जो है मतलब कि रेंटरप्रेटेड ओवर द ईयर्स। कहने का मतलब ऑल ऑफ हिज प्लेस, ऑल ऑफ हिज प्लेज मतलब कि जो है उनके सभी नाटकों का वर्षों से बार बार क्या किया जा रहा है, मंचन किया जा रहा है, बार बार उसका रेंटरप्रेटेड किया जा रहा है, अर्थात उसकी पुनर्व्याख्या जो है, रेंटरप्रेटेड माने होता है पुनर्व्याख्या, और जो है रिपीटेडली मतलब कि स्टेज माने होता है, रिपीटेडली स्टेज माने होता है मंचन करना। कैसे, बार बार मंचन करना, रिपीटेडली मंचन माने होता है बार बार मंचन करना, और बार बार क्या की पुनर्व्याख्या की गई ओवर द ईयर्स, मतलब कब, कई वर्षों से, ओवर द ईयर्स मतलब कि वर्षों से बार बार मंचन किया जा रहा है इनकी, किसकी, इनके जो नाटक है उनके सभी नाटकों की। ओके, आगे समझते हैं। हिज मोस्ट फेमस, क्या भाई, समझने का प्रयास करेंगे। हिज मोस्ट फेमस, आपके एग्जाम से प्रश्न बन सकता है भाई। हिज मोस्ट फेमस मतलब उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है। हिज मोस्ट फेमस प्लेज, मतलब प्लेज माने होता है नाटक। उनका जो मोस्ट पॉपुलर जो फेमस है, मोस्ट फेमस जो है वो जो फेमस जो उनका नाटक है, शायद अर्थात प्रेफेस, शायद रक्तकारबी ही है। क्या है, प्रेफेस मतलब कि इज रक्तकारबी, रक्तकारबी हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो रक्तकारबी इनकी एक रचना है। रक्तकारबी जो है 1926 ईस्वी में प्रकाशन में आई, और रक्तकारबी को अंग्रेजी में क्या है, इसका नाम रेड ओलियंडर्स, क्या नाम है, रेड ओलियंडर्स। ओके, ध्यान रखेंगे, 1926 की रचना है। रेड ओलियंडर्स एक फूल का क्या है, नाम है। द नेम ऑफ अ रेड फ्लावर, ये एक फूल का नाम है। द नेम ऑफ अ रेड फ्लावर, क्या, जो रक्तकारबी है ये एक फूल का नाम है, एक पुष्प का नाम है रेड ओल, मतलब कि क्या, ओलियंडर्स। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात, आगे समझते हैं। इट टेल्स ऑफ किंग हु लिव्स बिहाइंड एन आयरन सर्टेन व्हिल हिज सब्जेक्ट हैव क्रूटली एंड मतलब कि डेथ डिलीवर्ड अपॉन देम एट द स्लाइटेस्ट जो है प्रिटेक्स्ट। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कि एक लाल फूल का नाम है, क्या, जो रक्तकारबी रचना है। यह रचना जो है, रक्तकारबी जो रचना है, यह एक ऐसे राजा के बारे में हमको बताता है, एक ऐसे राजा के बारे में हमको बताता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो है देखेंगे, इट टेल्स आ किंग, ये एक राजा के बारे में हमको बताता है। कैसे राजा के बारे में, हु लिव्स बिहाइंड एन आयरन जो है सर्टन, मतलब वो राजा, ऐसे राजा के बारे में बता रहा है जो कि आयरन सर्टन, मतलब कि वो क्या है, छिपा हुआ है, किसके पीछे, मतलब है राजा जो एक लोहे के पर्दे के पीछे रहता है। ऐसे राजा के बारे में इसमें बताया गया है जो एक लोहे के पर्दे के पीछे रहता है। हुइल या फिर व्हाइल हिज सब्जेक्ट हैव क्रूटली एंड डेथ डिलीवर्ड अपॉन देम एट द स्लाइटेस्ट प्रीटेक्स्ट। तो मतलब कि जबकि उसकी जो प्रजा है ना, उसकी प्रजा जो है उसके पास क्रूरता और मौत होती है, जो थोड़े से बहाने से उन पर आ जाती है। ये जो है उस पूरी की पूरी जो है इसकी जो है हिंदी हुई। आगे समझते हैं। पीपल आर फोर्स्ड टू वर्क इन द माइंस सो दैट द जो है क्लिप पोएट्रिक किंग एंड हिज क्रोनाइज में रेंडर देमसेल्व्स इवन जो है व्हील देयर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, क्या है, कि पीपल आर फोर्स्ड मतलब कि सभी लोग जो थे इस रचना में, आप देखेंगे कि जो तमाम सारे लोग हैं उनको खानों में, मतलब जो राजा की प्रजा है उनको खानों में, क्या, खान मतलब जो माइंस होती है ना, यहाँ पर देखेंगे माइंस, वर्क इन द माइंस मतलब जो खान है उनमें क्या कह रहा है, फोर्स कह रहा है कि उनमें काम करो। तो लोगों को खानों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दैट द जो है क्लेप्टोन मतलब कि क्या लिखा है यहाँ पर, क्लेप्टोरेटिक, क्या, क्लेप्टोरेटिक। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये कि लोगों को खानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि जो है तानाशाह किंग
तो यहाँ पर जो क्लेप्ट जो है क्लेप्टोक्रेटिक माने होता है तानाशाह। ओके, तानाशाह किंग जो है या तानाशाह जो राजा है और उसके जो साथी हैं, एंड हिज जो है मतलब कि क्राइन मतलब कि क्रोनाइस। क्रोनाइस माने क्या होता है, जो उसके साथी हैं किसके, राजा के। ओके, तो उनके साथी खुद को अमीर बना सके। मे रेंडर देमसेल्व्स इवन जो है वेल्दियर। वेल्दियर माने होता है अपने आप को धनी बना सकें। इस प्रकार इसलिए जो है जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो राजा है वो अपनी प्रजा से क्या कर रहा है, खानों में लगातार काम करवा रहा है। जो मतलब राजा कहने का मतलब ये जो वहाँ का पूंजीपति वर्ग है वो अपने खानों में काम करवा रहा है और वहाँ से पैसे जो है लगातार ज़्यादा कमाने का प्रयास कर रहा है, ताकि उससे क्या कर सके, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बन सके। तो राजा भी ऐसा कर रहा है और उसके साथी भी ऐसा कर रहे हैं। ओके, आगे समझते हैं। द प्ले जो है फ्लॉज द हीरोइन नंदनी। द प्ले जो है फॉलोज मतलब फॉलोज द हीरोइन नंदनी। मतलब उनके जो मतलब कि जो नाटक है, उस नाटक की जो नायिका है, नाटक जो है वो नायिका नंदिनी का क्या करता है, हमेशा अनुसरण करता है। फॉलोज द हीरोइन नंदनी। हीरोइन जो नाटक, हीरोइन माने होता है जो है नायिका। नायिका जो नंदनी है उस नाटक की, किस, द प्ले मतलब इस नाटक की जो नायिका है उसको फॉलो करता है कौन, मतलब कि जो नाटक है ये नंदनी हीरोइन को फॉलो करता है। हु लीड्स द पीपल एंड फाइनली द किंग हिमसेल्फ टुवार्ड्स द जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस जो है आर्टिफैक्ट ऑफ सबजगेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसको समझते थोड़ा सा। द प्ले मतलब कि फॉलोज द हीरोइन नंदनी। मतलब जो है नाटक नायिका, जो मतलब कि नाटक है वो नंदनी नाम की जो नायिका है नाटक की, उसका अनुसरण करता है। जो लोगों और अंततः क्या, हु लीड्स द पीपल, जो लोगों को, और एंड फाइनली अंततः द किंग ऑफ अल्टीमेट सॉरी द किंग हिमसेल्फ टुवार्ड। मतलब क्या करता है, जो लोगों और अंततः राजा को अधीनता की इस कलाकृति के विनाश की ओर ले जाती है। क्या, इसकी विनाश की ओर, विक्ट्री टुवार्ड्स द डिस्क्रिप्शन मतलब कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द जो है आर्टिफैक्ट टू सब जग मतलब कि जगजेशन, मतलब कि जो विनाश की ओर ले जाता है। हालांकि हालांकि दी मतलब दिस अल्टीमेट विक्ट्री इज जो है प्रीसीडेड बाई न्यूमेरियस मतलब कि न्यूमेरियस डेथ्स। जो है हालांकि इस अंतिम जीत से पहले कई सारी मौतें हुई हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण है जो है उनमें मौतों में से सबसे महत्वपूर्ण नंदनी के प्रेमी की जो मृत्यु हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दैट ऑफ रंजन। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रंजन की मृत्यु। कई महत्वपूर्ण मृत्यु हुई है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो है किसकी, रंजन जो कि क्या है भाई, रंजन कौन है, नंदनीज लवर है। कौन है रंजन का क्या है, उसमें रंजन की मृत्यु। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दैट ऑफ रंजन, नंदनीज लवर जो था उसकी। और उसके बाद में किशोर अ यंग बॉय डिवोटेड टू हर। मतलब क्या हुआ है, तो जो है हालांकि मतलब अंतिम जीत में कई सारी मौतें हुई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मौत हुई है वो नंदनी के प्रेमी की हुई है, रंजन की हुई है। और उसके प्रति समर्पित एक युवा लड़का था, उसका नाम था किशोर, उसकी हुई है किशोर अ यंग बॉय डिवोटेड टू हर। उसके प्रति जो समर्पित था, डिवोटेड था, ठीक, तो वो उसकी मृत्यु हुई है। आगे समझते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। बस जो थोड़ा सा बचा हुआ है परेशान मत होइएगा, बस थोड़ा सा ही। ओके, समझ में आ रही बातें सारी ना। आगे थोड़ा समझते हैं। तो आगे है टैगोर डिवोटेड मच इफोर्ट टू जो है रक्तकारबी। टैगोर ने क्या किया है, टैगोर डिवोटेड मच इफोर्ट टू रक्तकारबी 1926 विथ एट लीस्ट 11 जो है एक्सटेंस रिविजन्स। मतलब टैगोर ने क्या किया, एटलीस्ट माने होता है कम से कम एटलीस्ट माने क्या होता है, कम से कम। तो टैगोर ने क्या किया है, टैगोर ने कम से कम 11 जो है एक्सटेंट माने क्या होता है, एक प्रकार से एक्सटेंट माने होता है कम से कम, मतलब कि मौजूदा। और रिविजन्स माने होता है संशोधन किया, मतलब कि एक प्रकार से क्या किया है, संशोधन किया मेरे पास। तो क्या रिवाइज मतलब कि रिवाइजन मतलब कि रिविजन्स माने होता है रिविजन्स किया है किसका,
टैगोर ने कम से कम 11 मौजूदा संसाधन मतलब कि संशोधनों के साथ 11 मौजूदा मतलब कि जो संशोधन है उनके साथ क्या किया है, क्या किया है मेरे प्यारे दोस्तों, टैगोर डिवोटेड मतलब मच इफोर्ट टू रक्ताकारबी। रक्ताकारबी जो रचना है इनकी 1926 तक जो है इन्होंने क्या किया है, रक्ताकारबी 1926 की जो रचना है उसमें बहुत ज़्यादा क्या किया, प्रयास किया, बहुत ज़्यादा 11 बार इसमें संशोधन किया, किसमें, रक्ताकारबी नाम की रचना ने 1926 में जो प्रकाशन में आई थी। इसके लिए इन्होंने बड़ी ज़्यादा मेहनत करी है। इसमें लगभग 11 संशोधन किए गए, कम से कम 11 संशोधन वही बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। आगे समझते हैं जो है टैगोर्स जो है चंडालिका जो रचना इनकी टैगोर की जो चंडालिका रचना है 1938 में प्रकाशन में आती है। वाज जो है मॉडलेड ऑन एन जो है एंसेंट लीजेंड जो है डिस्क्राइबिंग हाउ गौतम बुद्धाज मतलब कि डिस्किप्लाई मतलब कि डिस्क क्या लिखा है, डिस जो है सिप्लिन सॉरी डिसिप्लिन सॉरी इसके, अरे यार कभी इतनी देर से पढ़ रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा एक आध वर्ड गड़बड़ा रहा है, आप परेशान मत होइएगा उसके लिए, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंस भी उतना ज़्यादा सही नहीं कर पाते, लेकिन लगातार मैं अंग्रेजी पढ़ता हुआ नहीं हूँ। तो मतलब कि जो है क्या है यहाँ पर, डिसिप्लिन। तो जो है क्या लिखा है यहाँ पर, फिर से पढ़ें तभी समझ में आएगा पूरी बात। क्या है, टैगोर्स चंडालिका 1938 में प्रकाशन हुआ। जो है टैगोर्स की चंडालिका जो रचना है उसकी वाज मॉडलेड ऑन एन एंसेंट लीजेंट। मतलब टैगोर की चंडालिका जो है एक प्राचीन कथा पर आधारित है। कैसी है, प्राचीन कथा पर आधारित है। डिस्क्राइबिंग हाउ गौतम बुद्धाज डिसिप्लिन आस्क वाटर ऑफ ट्रिबल गर्ल। मतलब एक प्राचीन कथा पर आधारित है जिसमें हमको बताया गया है, जिसमें बताया गया था कि कैसे जो है गौतम बुद्ध की आदिवासी लड़की एक थी जिससे उन्होंने जो है डिसिप्लिन के तौर पर पानी मांगा था। मतलब डिसिप्लिन से मतलब कि एक प्रकार से डिसिप्लिन मतलब होता है ना, समझते हैं, मतलब कि बड़े ज़्यादा किससे नरम भाव से जो है पानी मांगा था जिससे गौतम बुद्धा ने। तो वो कौन सी लड़की थी, तो गौतम बुद्ध की आदिवासी लड़की जिसने उन्होंने पानी मांगी थी उसके बारे में बताया गया है चंडालिका नाम की रचना में, जो कि 1938 में प्रकाशन जिसका हुआ। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई इतनी। तो ये था एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आपसे उत्तर पूछा जाएगा, आसानी से लिख लेंगे ना, बड़े आसानी से लिख दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार लगातार बनाए रखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र का लेक्चर अभी जो है 7 बजे से हुई थी क्लास, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 58 क्वेश्चन है इसमें, अभी आपकी क्लास जो है 7 बजे से हुई थी। ओके, चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी क्लास देख लीजिएगा, ये भी क्लास अभी हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक, ये भी क्लास देख लीजिएगा, 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। धन्यवाद आप सभी का।